सो गुड इवनिंग एवरीवन। सी लास्ट लेक्चर में हमने लिबरलाइजेशन देख लिया था, हमने प्राइवेटाइजेशन देख लिया था और इस लेक्चर से हमें ग्लोबलाइजेशन देखना था। ठीक है, एक बार फटाफट से लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन रिवाइज कर लेते हैं। बस लिबरलाइजेशन का मेमोरी टेक्निक था फिट सिमी, मतलब एफ से क्या था, फेरा को हटाओ, रेगुलेशन रेगुलेटरी वाला जो पार्ट है वो हटाओ और मैनेजमेंट करो आप हमें। ठीक है, मैनेजमेंट को अलाउ किया तो फेरा हटा, फेमा आया, फिर आप क्या बोलोगे, आई से क्या था, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने अपने हाथ से छोड़ के कमर्शियल बैंक में दे दिया था। फिर टी से क्या था, फॉरेन टेक्नोलॉजी, अब उसका इंपोर्ट अलाउ किया। ठीक है, मतलब एनकरेजमेंट किया, मतलब इंपोर्ट्स अलाउ किया। एस से क्या था, सेबी, आई से क्या था, एक्सपेंशन किया इंडस्ट्रीज का। फिर एम से क्या था, एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश किया। एंड लास्ट योर आई इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या पॉइंट देखे थे अपन ने, प्राइवेटाइजेशन में बहुत अपन ने देखा था दो बोर्ड आते हैं यहाँ पे, बट उसके भी पहले डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब अपने जो उन्होंने जो कंपनी के जो शेयर्स खरीदे थे ना गवर्नमेंट ने वो शेयर्स को बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करना मतलब परचेज करना शेयर, एंड डिसइन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स को बेचना। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये वर्ड लिख कर आना, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन मतलब पहले 17 इंडस्ट्रीज पे था उनका होल्डिंग, फिर 8 इंडस्ट्रीज, फिर आज की डेट पे सिर्फ और सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज उनके कब्जे में है कि उसमें काम वही करेंगे, हम नहीं कर सकते, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है, इसमें प्राइवेटाइजेशन अलाउ नहीं किया है। फिर 2 बोर्ड है, एक BIFR बोर्ड, ये क्या करती है, ये सिक कंपनी जो सिक PSUs है उसको उस पर ध्यान देती है, उसको रिवाइवल करती है। ठीक है, नहीं हो सकता रिवाइवल तो उसको बेच देती है, सेल ऑफ कर देती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है। अच्छा, अगर ये सिक कंपनीज में ये जो कंपनीज बेची है आपने, ठीक है, यहाँ पे जो सिक कंपनीज, सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो आपने बेचे थे, अगर उसके जो एम्प्लॉय थे उसको अगर आपने निकाला तो उससे क्या बोलोगे, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज, रिट्रेंच्ड निकाला आपने उनको, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। और अगर वो अपने मर्जी से गए तो आप क्या बोलोगे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। क्या बोलोगे, वॉलेंटरी। तो इन दोनों को यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा, जबरदस्ती निकाला हो या मर्जी से गए हो, कंपनसेशन मिलेगा। एंड लास्टली योर स्टेटस। तो यार यहाँ पे तो मेमोरी टेक्निक बनी, लेकिन बस प्राइवेटाइजेशन में कोई मेमोरी टेक्निक नहीं थी। तो एक काम करो ना, अगर चाहिए ही, मैं वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी अगर चाहिए तो 2 पॉइंट डी से है, 2 बोर्ड है और एक स्टेटस है। 2D 2 बोर्ड एंड स्टेटस। ये इस तरह से भी आप एक बार फटाफट से एग्जाम मोमेंट पे लिख के रख लो तो आपको इजी वे में रिवाइज हो जाएगा। 2D डी रेगुलेशन एंड डी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट या डी रेगुलेशन जैसा बोलना है बोल दो। 2 बोर्ड है, एक NRB बोर्ड है, नेशनल रिन्यूअल बोर्ड है, और एक अपना ये वाला बोर्ड है, कौन सा, BIFR बोर्ड है। एंड स्टेटस, अब स्टेटस बोला तो मालूम है कि वो नवरत्न स्टेटस है। वो नवरत्न स्टेटस वापस से मिनी रतन एंड महारत्न, मिनी रतन वापस से 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2। डन, सारी चीजें याद आ रही है आपको लास्ट लेक्चर की, एवरीवन? याद है सारी चीजें, यस और नो? तो चलो जी, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर ग्लोबलाइजेशन। बॉस, ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे आप इसे। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपने आप को ग्लोबल करना, मतलब जो भी दायरे थे, जो भी नेशनल बॉर्डर्स थे, उसको क्रॉस करना, अपने इंडिया की इकोनॉमी को फॉरेन कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ में, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करना। अलग अलग टर्म्स में आंसर लिख सकते हो यहाँ पे। पहला, एक ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करो, कोई बॉर्डर ही नहीं है, बॉर्डरलेस इकोनॉमी क्रिएट करो। गुड्स का फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। कोई बॉर्डर ही नहीं है, मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। यस एवरीबॉडी। इंटीग्रेट करो आप इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, मतलब लेट्स से इंडिया की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में, कोई रुकावट नहीं होगा बीच में, कोई बैरियर्स नहीं होगा। इसका मेन अल्टीमेट एम क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन हैज बीन द अल्टीमेट एम ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। ठीक है, 1991 का अल्टीमेट एम था ये। अच्छा, ये आया क्यों? नॉट टू बी मोर स्पेसिफिक, लिबरलाइजेशन, तुमने ढील छोड़ी, तुमने प्राइवेटाइजेशन किया, इसीलिए तो ग्लोबलाइजेशन आया। तो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन फाइनली लीड टू ग्लोबलाइजेशन। डन, सिंपल सा कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन मतलब
ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करेगा। फर्स्ट पॉइंट डन मैडम। ओके, यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, इंटीग्रेट करो इंडिया की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में। अच्छा, आया क्यों? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के कारण ही ग्लोबलाइजेशन आया। जब तुमने प्राइवेट कंपनीज को उनका हक दिया कार मैन्युफैक्चर करना, जो पहले मारुति कंपनी करती थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी करती थी, आज तुमने प्राइवेटाइजेशन के लिए जब बाकी कंपनीज को भी अलाउ किया, तभी तो मेन कंपटीशन हो रहा है मार्केट में। ये तो नो, तभी तो मार्केट में क्या बोलते, तभी तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तभी तो वो कंपनीज आपसे कंपटीट करके तभी तो वो कंपनी वर्ल्ड में कंपीट कर रही है। एम आई क्लियर एवरीवन? डन विद दिस मीनिंग पैराग्राफ। नाउ लेट्स कम टू योर मेजर्स। क्या मेजर्स लेने चाहिए? मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। अभी ना मैं इसको एकदम ऊपर ऊपर से शॉर्ट में बताऊंगी, वैसे ही शॉर्ट में करना है, अंदर का कंटेंट बाद में देखेंगे। पहला मेजर, ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते थे ना, कि तुम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, हटा दिए, सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए बॉस। ठीक है, 100% फोकस देना प्लीज। ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना ही इंपोर्ट करोगे, इतना ही एक्सपोर्ट करोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ओके, इससे क्या होगा? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा तो क्या होगा? अपन ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने की जरूरत लगेगी, इंपोर्ट करेंगे, फॉरेन कैपिटल आएगा, अपन ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉरेन कैपिटल के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। यस और नो? पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। अरे जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो फॉरेन पैसा आएगा या नहीं आएगा? टेल मी गाइस, एवरीबॉडी, आएगा? ओके, वो पैसे को क्या करोगे? रुपी वगैरह में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। ठीक है, जैसे याद करवा रही वैसे ही ध्यान रखो। अच्छा, उसके बाद में तुम ऐसे सोचोगे कि यार अपनी इंडिया की कंपनी बहुत तोड़ कंपनी है, क्यों ना अपन फॉरेन कंपनी के साथ में कोलैबोरेट कर ले, मर्ज कर ले। जैसे यहाँ इंडिया की मारुति एंड फॉरेन का सुजुकी, इंडिया का हीरो, जापान का होंडा। ठीक है, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, समझ में आ रहा है? ये एक जॉइंट वेंचर बना ले। ठीक है, जो कंपनी बना सकती थी उन्होंने बना लिया, जिन्होंने नहीं बना सकती थी वो उन्होंने ना एक लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना ली कि भाई आप चिंता मत करो, अपन ना अभी लंबे समय के लिए 10-20 सालों के लिए, 50 सालों के लिए हम आपके साथ में ट्रेड करेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना ली। जो कंपनी मर्ज हो सकती थी वो मर्ज हो गई, जो नहीं हो सकती थी उन्होंने पॉलिसी बना ली। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? एंड अच्छा, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गुड्स का एक्सपोर्ट होगा। ट्रेड पॉलिसी बनाई है, क्यों बनाई है? गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए। दैट्स इट। तो चलो आ जाओ, एक बार फटाफट से आ जाओ। पॉइंट्स को लर्न करने की टेक्निक है, नथिंग एल्स, इसलिए मैंने बोला एक बार शॉर्ट में पहले सुनो पूरा। ठीक है, आपको दिख रहे हैं नोट्स अच्छे से? और इसी तरह से ना आपने पूरी ये चैप्टर की, देखो ये चैप्टर एक पेज में आपका कवर होगा। लिबरलाइजेशन पूरा लिखा आपने, प्राइवेटाइजेशन लिखा, 2D 2 बोर्ड एंड उनका स्टेटस, नवरत्न स्टेटस बोला तो अपने में याद आ जाएगा नवरत्न स्टेटस। ठीक है, और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा तुम्हारा इवैल्यूएशन ऑफ एनईपी पॉलिसी, उसके अचीवमेंट और उसके फेलियर क्या है। और इसके अलावा अपन ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ऊपर, यस ना, वो दोनों भी कहीं यहीं पे लिख लेना। ये एनईपी पॉलिसी है ना, यहीं पे लिख लेना। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा जो चैप्टर है वो एक पेज में आएगा एंड एकदम छोटा छोटा, इतने ही छोटे इसमें लिखना ताकि एग्जाम मोमेंट में मस्त तरह से एटलीस्ट पॉइंट्स में कोई घपला ना हो। ठीक है, पॉइंट्स एकदम तोड़ तरह से लिख के आएंगे अपन। क्लियर? चलो आ जाओ जी इधर। ग्लोबलाइजेशन, बस ग्लोबलाइजेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी रिस्ट्रिक्शन था, क्वांटिटेटिव की इतनी क्वांटिटी तुम सप्लाई कर सकते हो, ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हट गया। फर्स्ट पॉइंट डन एवरीबॉडी। इससे क्या होगा? ये सिर्फ फ्लो है, ये फ्लो से याद करवा रही हूँ मैं आपको। याद किससे करवा रही हूँ? इसकी टेक्निक क्या है? फ्लो मेथड से याद करवा रही हूँ। ठीक है, या स्टोरी मेथड, जैसा लिखना लिख लो, फ्लो बोल दो, स्टोरी बोल दो। ठीक है, ये कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन है, सबसे पहले तो क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन हट गया क्योंकि बैरियर्स हट गए थे, एंट्री बैरियर्स हट गया। ठीक है, तो फॉरेन का पैसा आएगा, जाएगा, चलता रहेगा,
फॉरेन कैपिटल आएगा या फॉरेन में का इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, फॉरेन लोग तुम्हारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आप वो पैसे को लोगे तुरंत रुपीज में कन्वर्ट करवाओगे, हो सके तो आप फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज कर लोगे, नहीं कर पाए तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना लोगे और इसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट एनकरेज होगा। मतलब एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, एक्सटर्नल क्रेडिट, कभी एक्सपोर्ट करने के लिए उधारी चाहिए तो तुरंत लोन मिल जाएगा। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया तुमने कि ये जोन से डायरेक्ट गुड्स एक्सपोर्ट होगा, एंड एग्रो एक्सपोर्ट जोन, और आपने एग्रीकल्चर को भी एक्सपोर्ट करने के लिए जोन्स बनाए। डन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? बस इतने ही पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे 5 पॉइंट थे। 1 2 3 4 5। ये जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे ही करो, ठीक है। 2D प्राइवेटाइजेशन में क्या बोलोगे? इधर तो लिबरलाइजेशन का सवाल ही नहीं है, फिट सिमी हो गया वहां पे। यहाँ पे क्या है? 2D, 2 बोर्ड्स, 1 स्टेटस। डन। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में क्या बोलोगे? क्वांटिटेटिव ग्लोबलाइजेशन हो गया बॉस, क्वांटिटी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट गई, फॉरेन कैपिटल आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होगा, उसको तुरंत कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, ठीक है, पॉइंट है वो, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी में कन्वर्ट करवा लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में कुछ कंपनी ऐसी आपस में मर्ज हो जानी थी तो वो मर्ज हो गई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया ना। अब तुम सिर्फ इंडिया में नहीं हो, अब तुम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, तो हो सकता है तुम फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हो, नहीं हो रहे तो आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना ली, जिसके कारण एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तोड़ एवरीबॉडी, लर्न हुआ आप लोगों को? ओके बस चलो। यू वोंट बिलीव, हमने ऐसे 12th स्टैंडर्ड के एक एक पेज के चार्ट बना के एक चैप्टर को विद इन 40 मिनट्स विद डिटेल, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सारी चीजें मेमोरी टेक्निक के साथ, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड के साथ में सारी चीजें हमने 40 से 50 मिनट में कवर किया है पूरा एक चैप्टर। यू वोंट बिलीव बाय दिस मेथड। पूरा चैप्टर का पिक्चर अपने आंखों के सामने रहता है, ठीक है, जो भी कुछ है, पूरी टेक्निक सब अपने सामने रहता है। और मेन अपन ने फिर बाद में फोकस क्या किया था, एग्जाम मोमेंट में भी क्या फोकस करवाया मैंने उनको, कि ये प्राइवेटाइजेशन बोला तो ये याद आना चाहिए, ये या बोला तो ये याद आना चाहिए, तो इसकी भी टेक्निक से अपन ने सारी चीज एकदम नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज किया। वही टेक्निक से मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वो बोल क्या रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब क्या? एनईपी पॉलिसी के पहले ना कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे कि तुम इतने ही गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हो, इतने ही गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। एनईपी के आने के बाद में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए मतलब जो टैरिफ रेट्स हुआ करता था, जो टैक्स रेट्स हुआ करता था वो हट गया, और इंपोर्ट ड्यूटी हट गई। जो इंडस्ट्रियल गुड्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी, तुम इंपोर्ट करना चाहते हो ना, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तुम इंपोर्ट करो, गवर्नमेंट हैवी ड्यूटी लगा देगी। मतलब मान लो तुमने 100 रुपए का गुड्स का इंपोर्ट किया है या 1000 रुपए के गुड्स का आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगा देगी आपको 1000 रुपए, लेट से 1000 रुपए लगा दी। अभी 2000 रुपए का गुड्स पड़ रहा है ना, अभी तुम इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करके ही तो बेचोगे। 2000 रुपए का अगर आप गुड्स भर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ये गुड 2000 रुपए का है, तो एटलीस्ट 500 रुपए तो कमाओगे, मतलब 2500। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर, जो भी कुछ खर्चा है आपका, फैक्ट्री का मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी चीजें, लाइट बिल वगैरह, और 500 रुपए पकड़ो, मतलब 3000 4000 के एटलीस्ट ये गुड्स आपको पड़ेगा। तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी करके गवर्नमेंट ने किया क्या? और अगर गवर्नमेंट ने यही इंपोर्ट ड्यूटी को काट के रिड्यूस कर दिया, लेट से सिर्फ और सिर्फ 10% कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए आता है। तो जब ये कम हो जाएगा ना, यहाँ पे अब 1100 रुपए में मिल गया, यहाँ पे कम हो गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन भी तुम बोलोगे यार चल 1100 में मिल रहा है, अगर अपन ने 200 रुपए भी पर पीस कमा लिया तो भी बहुत है। तो पूरा रेट एग्जैक्टली कम हो जाता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है। समझना, टैक्सेस जो है ना, टैक्सेस का मेन इंपैक्ट पड़ता है तुम्हारे गुड्स के प्राइसेस पे। टैक्सेस ज्यादा तो गुड्स की प्राइसेस ज्यादा बॉस, क्योंकि जो बंदा बैठा है बिजनेस ओनर, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर बैठा है, वो भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है।
उसके भी बहुत सारे खर्चे हैं यार, उसके भी ट्रांसपोर्ट खर्चे हैं, मुंबई के पोर्ट से उसको पुणे में लेकर आना पड़ेगा सारे सामान। डन एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? इम्पोर्ट ड्यूटी, टैरिफ रेट्स क्या होता है, ये सारी चीजें रिड्यूस हो गई। आप समझो ये सारे टैक्स रेट है, इतना समझ लो आप। टैक्स रेट, टैरिफ रेट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी ये कम हो गई है, ठीक है। एनईपी पॉलिसी आने के बाद में टैरिफ रेट एंड टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गया, ठीक है। चलो, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि गवर्नमेंट ने ओपन कर दिए पूरी इकोनॉमी को, ओपन द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कि फॉरेन कंट्री लाके इन्वेस्टमेंट करे, पैसा लगाए, फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे आज फॉरेन कैपिटल आ रहा है, ओके। कुछ नहीं, मन से लिखा है, बकवास लिखा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, हाँ, रूपी को कन्वर्ट करना है। अर्लियर ये जो एक्सचेंज रेट होता था ना, मतलब $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये जो एक्सचेंज रेट होता था ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ये बात समझना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितना एक्सचेंज रेट होगा, $1 पे के बदले में कितना रुपए, ठीक है। लेकिन आज की डेट पे ये एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल कर दिया गया। तो मैम इसको आज कौन कंट्रोल करता है? मार्केट। अब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट मतलब कौन? मार्केट फोर्सेस ऑफ, अरे गाइस जितनी डिमांड है मार्केट में और अगर उतना सप्लाई है तो ठीक है, नहीं तो फिर रेट बढ़ जाएंगे। ये मैंने कल भी आपको बताया था, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो रेट्स बोल दो, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, कम डिमांड है, फिर रेट्स कम हो जाएंगे ना। क्लियर है एवरीबॉडी? डिमांड सप्लाई का अब उससे, अच्छा ये आपको लिख कर नहीं आना है, ठीक है। आप ऐसे इतना लिखना है कि इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट, बस, ठीक है। अर्लियर देयर वाज अ लिमिट, एक लिमिट थी कि ऑन द अमाउंट ऑफ रुपी दैट कुड बी कन्वर्टेड टू फॉरेन करेंसी, कि भाई इतना रुपए ही तुम फॉरेन करेंसी, इतना रुपए ही तुम डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैम डॉलर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? अरे फॉर एग्जांपल तुमने गुड्स का इंपोर्ट करवाया, ठीक है, आपने गुड्स का इंपोर्ट करवाया, तो आपको तो फॉरेन जो कंट्रीज है उसको डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा, आपको यूएसए को, अमेरिका को आपको डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे? आपके इंडिया में तो रुपए चलता है, तो तुम इंडिया का रुपीज लेके जाओगे वो एक्सचेंजर के पास में, ठीक है, जो मनी एक्सचेंजर होता है उसके पास में या आरबीआई के पास में, और आप उनको क्या बोलोगे कि सर ये रुपए लीजिए और मुझे डॉलर दीजिए। तो ये जो कितना रुपए तुम कन्वर्ट करवा सकते हो ना, उस पे भी लिमिट थी पहले, लेकिन आज ऐसी कोई लिमिट नहीं है। नाउ रुपी हैज बीन मेड फुल्ली कन्वर्टेबल टू ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सारी तुमको जो ट्रांजैक्शन करने करो बिंदास फुल्ली कन्वर्टेबल है। क्लियर? सेकंड थर्ड पॉइंट क्लियर दिया? पहले गवर्नमेंट के हाथ में था, आज फ्लेक्सिबल हो गया, लेकिन डिटरमाइन कौन कर रहा है मैडम? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहले इस पे भी लिमिट थी कि हाउ मच रुपी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी, बट नाउ देयर इज नो लिमिट। कंसेप्ट समझ गया? आंसर मन से लिखना, ठीक है। यस। फॉरेन कोलैबोरेशन में क्या बोलोगे? इंडियन कंपनीज आर नाउ अलाउड टू एंटर। पहले अलाउड नहीं था, बट आज की डेट में वो अलाउ कर दिया उन्होंने, एंटर इनटू इंपॉर्टेंट फॉरेन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट, मर्ज होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मारुति, इंडिया की मारुति कंपनी जो पहले इंडियन गवर्नमेंट होल्ड करती थी, या गवर्नमेंट की कंपनी है वो मारुति, पता है, और मारुति और सुजुकी ने मर्ज किया, हीरो और होंडा ने मर्ज किया, टाटा कॉपर्स, डील इन आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। तो आज की डेट में मर्जिंग अलाउड कर दी, फॉरेन कोलैबोरेशन अलाउ किया। यहाँ पे मर्जर नहीं बोलोगे, जॉइंट वेंचर नहीं लिखोगे, आप लिख कर आओगे एग्जाम। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट वेंचर, नो डाउट इन दैट, बट पॉइंट यही आना चाहिए, फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कंट्री के साथ हमने कोलैबोरेट किया, एक एग्रीमेंट बनाई, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो, अब जो कंट्रीज कर सकती थी फॉरेन कोलैबोरेशन उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना ली। स्टोरी याद है? स्टोरी से बताया था 10 साल पहले कुछ नहीं था, बट जैसे उसको एसईजेड डिक्लेयर किया, धड़ाधड़ वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। वो पूरा मतलब आज आप विजयवाड़ा जाके देखो कितना कॉस्टली एरिया है, पहले कुछ भी नहीं था, पता है, कुछ नहीं था। और उसके बाद में एग्रो, वो तो छोड़ो, इंडस्ट्रीज के लिए तो क्या किया हमने एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने के जोन्स भी क्रिएट किए हैं टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। एम आई क्लियर? डन।
यो एवरीबॉडी, तो पॉइंट्स क्या थे यार, फटाफट फटाफट से रिकॉल करोगे। अब यहीं से रिकॉल करो या फिर यहाँ से अपने नोट से रिकॉल कर लो, शॉर्ट नोट से कर लो। ऐसे ही चार्ट नोट बनने चाहिए आपके हर एक पॉइंट को लेकर। क्वांटिटेटिव का जो रिस्ट्रिक्शन था हटा दिया, ओके। उससे फॉरेन का पैसा आएगा, वो फॉरेन के पैसे को रुपीस में कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीस। उसके बाद में फॉरेन कंट्री से कोलैबोरेट कर लेंगे, नहीं कर पाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना लेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, एक्सपोर्ट्स, एनकरेजमेंट फॉर एक्सपोर्ट। डन एवरीबॉडी, पूरे आंसर याद हो रहे हैं तुम्हें? चलो बोलो, चले मूव अहेड एवरीबॉडी। यस, इवैल्यूएशन ऑफ एनईपी पॉलिसी 1991। अब इसकी मैम कितना लंबा आंसर है, अरे बहुत चुटकी में होता है आंसर, चिंता मत करो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, तुमने जो एनईपी पॉलिसी बनाई थी ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी ना 1991 की, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कितनी खड़ी उतरी है ये पॉलिसी, मतलब कितनी सक्सेसफुल हुई है। तो चलो आ जाओ, मेन सक्सेस क्या था, वापस से पहले स्टोरी से करेंगे, फिर अंदर के कंटेंट करेंगे, ठीक है। ये पहले स्टोरी पे ध्यान दो, क्या सक्सेस था, क्या अचीवमेंट है ये पॉलिसी के। अचीवमेंट बोलो, सक्सेस बोलो, पॉइंट एक ही है, आंसर एक ही लिखोगे, ठीक है। ओके, एनईपी पॉलिसी आने के बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बड़ा था। एक बात बताना मुझे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा था, ये सो मेन पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना, ठीक है। जो इंग्लैंड ने जो गलती करी थी, अब अपन जो उन्होंने पहले रिस्ट्रिक्शन डाल के उनको गवर्नमेंट को ध्यान में आया कि भाई गलती कर दी हमने, तो अब उन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, एनईपी पॉलिसी डाल दी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। तो हमने एक रिवॉल्यूशन लेकर आए आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर को प्रमोट किया, एक रिवॉल्यूशन, पूरा फुल ऑन रिवॉल्यूशन, पूरा सडन चेंज लेकर आ गया आप आईटी सेक्टर में, जिसके कारण क्या हुआ है, फाइनेंशियल फैसिलिटी भी तो इम्प्रूव हुई है, पैसा आया, क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई कर दिया लोगों ने। पहले सिर्फ ना जब लोगों के पास में पैसा आया तो लोगों ने जो पहले मेन क्रॉप्स करते थे, आज सिर्फ क्रॉप्स नहीं, ऐसे आइटम पे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा भी क्रॉप्स उगाते हैं जो एक्सपोर्ट करना पड़े, ठीक है। अब फॉरेन कंट्रीज की डिमांड को देख के हम गुड्स एक्सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, वही गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन इन द सेंस क्रॉप्स। डन। उसके बाद में एजुकेशनल स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया है, नो डाउट। एंड जो स्कैरसिटी, जो कमियों की प्रॉब्लम थी, ठीक है, गुड्स में जो कमियां थी कि भाई इंडिया में ये चीज नहीं है, इंपोर्ट, इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट। डन, बस इतने ही पॉइंट्स है। आंसर अपनी इंडस्ट्री से याद रखोगे, आईटी इंडस्ट्री से याद रखो। आईटी सेक्टर को इंप्रूव किया, गई आईटी सेक्टर में बहुत पैसा है या नहीं है, बहुत पैसा है ना आईटी सेक्टर में, तो अच्छा खासा सैलरी मिलता है। आईटी सेक्टर रिवॉल्यूशन हुआ, फाइनेंशियल फैसिलिटी इंप्रूव हो गई, पैसा आया, क्रॉपिंग पैटर्न, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, और जो तुम्हारे पास में जो गांव में जो कमियां थी, जो स्कैरसिटी थी हमारे इंडिया में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? वापस से एनईपी पॉलिसी के अचीवमेंट्स क्या क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। आईटी सेक्टर जो पहले नहीं था वो रिवॉल्यूशन हुआ, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, आज की डेट पे लोन मिलना इजी हो गया, डाइवर्सिफाई कर दिया हमने क्रॉपिंग पैटर्न, फॉरेन कंट्रीज की डिमांड को देखे, जो पहले सिर्फ एसेंशियल गुड्स में ही अपन करते थे, ठीक है, गेहूं चावल ये सब में ही करते थे, बट आज की डेट में जो नॉन एसेंशियल है उसको भी हमने क्रॉप्स उगाना शुरू किया है, ठीक है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा, एनईपी पॉलिसी ऑब्वियसली, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करोगे पैसा मिलेगा। मुझे पता ना आईटी इंडस्ट्री में काम करना है, यस करना है मैम, अरे बीकॉम के बाद मैम आईटी इंडस्ट्रीज में हम वी आर टारगेटिंग भाई आईटी इंडस्ट्री में जाना, बिल्कुल जा सकते हो गाइस। कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज है, बीएनवाई मेलॉन है, ये सारी ना आउटसोर्सिंग कंपनीज है, ठीक है, जो आउटसोर्स, जो फॉरेन का जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया में लेती है, आउटसोर्सिंग है, ठीक है। तो ये जो वर्क्स है यहाँ पे एक प्रोसेस अकाउंटिंग होती है, तो तुम यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे जाके सब सीख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताना, आपको कॉग्निजेंट वाली कंपनी या ये जो कंपनी है क्यों लेगी, एजुकेशन का स्टैंडर्ड होगा तभी लेगी,
एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ एनईपी पॉलिसी के कारण। एक बार इंडस्ट्री इंप्रूव हुई तो एजुकेशन अपने आप इंप्रूव हुआ, एक बार इंडस्ट्री इंप्रूव हुई तो एक्सपोर्ट अपने आप इंप्रूव हुआ, स्कैरसिटी अपने आप खत्म हुई। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? पॉइंट लर्न हुए? शैल आई मूव अहेड? पक्का? ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ना बस यहाँ पे थोड़ी सी हिंट एक लिख देना कि एनईपी पॉलिसी मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल लिखो यहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, थोड़ा सा हिंट लिख लो। और इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला तो आईटी सेक्टर, यहाँ पे पूरी की आईटी सेक्टर इंप्रूव हुआ, फाइनेंशियल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट हो गई, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, एजुकेशन स्टैंडर्ड हो गया बहुत, उसके बाद में एक्सपोर्ट्स हो गया, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, डन। चलो नाउ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। मेजर अचीवमेंट्स क्या थे एनईपी पॉलिसी के? आईटी सेक्टर में रिवॉल्यूशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन द आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर का हेवी कंट्रीब्यूशन रहता है अपने जीडीपी पे, तोड़ रहता है, भारी कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर इन हाई डिमांड इन डेवलप्ड कंट्रीज। और तो जो इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनका फॉरेन कंट्रीज में हेवी डिमांड है। हर कोई देखो, हर इंजीनियर, हर आईटी इंजीनियर जो कोई रहता है ना, वो फॉरेन रिटर्न रहता ही जरूर है, ठीक है। यूएसए, यूके, फ्रांस, हेवी डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक। आपको याद है गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया था, ये सर नो, उसके कारण ये फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक आए थे। तो वही आंसर को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, ठीक है, वही आंसर को कंटिन्यू कर रहे हैं कि इनके आने के बाद जो फाइनेंशियल सेक्टर है बिकम हाईली प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव। जो तुम्हारा पैसों वाला सेक्टर था, जो फाइनेंशियल सेक्टर, जो लोन मिलना था, वो हाईली प्रोफेशनल हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, ठीक है, उनकी डिमांड आने लगी। दीज बैंक्स आल्सो प्रोवाइड अरे ऑफ सर्विसेज, अरे मतलब बहुत सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे कि ई बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग। अपने मन से यहाँ पे ठोको, डन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न में क्या बोलोगे कि भाई इंडियन फार्मर्स जो थे अर्लियर, पहले वो सिर्फ और सिर्फ स्टेपल फूड एंड कैश क्रॉप पे एंगेज होते थे। आज की डेट पे उन्होंने अपना ये जो ट्रेडिशनल थे, उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने ग्लोबलाइज कर लिया, एक्सपैंड कर दिया, उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया उनका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल मतलब अब दे कैन सेल दिस प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट एट गुड रेट्स, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल गुड्स है जैसे हॉर्टिकल्चर, फॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, सारी चीजें ये भी जा रहे हैं अब यहाँ से, डन। एजुकेशन स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट क्या बोलोगे भाई? अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट गो टू अब्रॉड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज। बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं हायर स्टडीज करने के लिए। बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है उनका टाई अप है अपने इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ में, इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ में। इस चीज के लिए इनको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, इजीली मिल जाता है लोन, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ताकि अपने स्टूडेंट को और एनकरेज करना कि भाई आप बिंदास जाओ, अच्छी नॉलेज लेकर आओ, डन। तो इससे हो क्या है, कंसीक्वेंटली ओवरऑल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स आर राइजिंग। पूरा ओवरऑल लेवल पे अगर अपन देखेंगे तो हमारे इंडिया का जो एजुकेशनल लेवल है वो बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स में क्या बोलोगे? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ये भी बहुत सिंपल है। The exports from India have been increasing steadily over the years. फोकट की लाइन है, बस एक अच्छा वर्ड लिख दिया, steadily। फोकट की लाइन है, कुछ नहीं था। इंडिया इज नॉट ओनली एक्सपोर्टिंग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, बल्कि आज की डेट पे वो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि वो केमिकल भी करती है, मशीन भी देती है, परफ्यूम्स, कंप्यूटर्स, स्पाइसेस, कॉफीज टू वेरियस पार्ट। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था डियर? समरी ट्रांजैक्शन, समरी है वो पूरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, ये मैंने कल आपको बताया था। तो जो अपना एडवर्स था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी इंप्रूव हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बाकी सब तो सिंपल था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन है वो भी इंप्रूव हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, प्रतीक, संतोष, नीलकमल, सारे बच्चे बोलो एक बार फटाफट से। Shall I move ahead? Okay. It solves the problem of scarcity. अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ?
अरे जो स्कैरसिटी हो जाती थी ड्यू टू लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी, वी ओवरकम। गाइस कमी है, इंपोर्ट करो ना, क्योंकि लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी हो गई है, हम ओवरकम कर देते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी बाय इंपोर्टिंग एसेंशियल गुड्स। अब कोई चीज की कमी है ही नहीं, इट हेल्प्स टू सॉल्व। अच्छा इससे हुआ क्या गाइस, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि ऐसा होता है ना, पहले गोल्ड इंपोर्ट में मान लो रिस्ट्रिक्शन था, और आज की डेट पे अभी शादियों का सीजन है, तो गोल्ड जो है क्या बोलते हैं, गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, गोल्ड इज इन हाई डिमांड नाउ। ओके, अगर गोल्ड का सप्लाई रिस्ट्रिक्शन होगा तो बहुत तेजी से उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, बट अगर सप्लाई मिल रहा है, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो प्राइसेस नॉर्मल रहेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एज हाई डिमांड कैन बी सैटिस्फाइड बाय इंक्रीजिंग सप्लाई थ्रू इंपोर्ट्स। डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई अगर कम है तो ही प्राइसेस बढ़ेगी, लेकिन अगर जितनी डिमांड है उतना सप्लाई अगर आप इंपोर्ट करके मैनेज कर सकते हो तो प्राइसेस इक्वल रहेगा, प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? वही बोल रहा है वो, ये इन्फ्लेशन वाला पॉइंट समझा ना एवरीबॉडी? ओके चलो फटाफट से वापस से अपने इसमें क्या अचीवमेंट्स हुए रे पापा। आईटी सेक्टर बहुत बड़ा मैडम, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, उसके लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी भी बढ़ गई, क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा बड़ा, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ा, बिकॉज इंडस्ट्री में काम करना है, आईटी इंडस्ट्री में तो एजुकेशन लगेगा, सवाल ही नहीं, एक्सपोर्ट्स बढ़े, एंड जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम थी वो कम हो गई। और यहीं पे आप लिखोगे इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ, प्राइसेस कांस्टेंट रहने लगे। डन? तो ये तो हो गया हमारा अचीवमेंट। एनईपी पॉलिसी आने के बाद में मेन अचीवमेंट्स ये थे। प्रॉब्लम्स क्या हुई? कुछ प्रॉब्लम ही तो हुई होगी, बिल्कुल हुई है प्रॉब्लम्स। अब इसको फील करना थोड़ा सा, ठीक है, इसको फील करना, ये टॉपिक फील। सर आपने वेलफेयर को नहीं सोचा कि हमारा वेलफेयर किस में है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब हेल्थ इंडस्ट्री मतलब हॉस्पिटल किसी को बनाना है वो बना सकता है। एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है, अभी हर कोई एजुकेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक टीचर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए फोकस करेगा। अगर वो नहीं देगा तो उसको पता है वो आउट है। हर एक कॉलेज में भी, ठीक है, हर एक कॉलेज ये देखेगा कि भाई इस कॉलेज का ज्यादा परसेंटेज आ रहा है, तो ये कॉलेज में भी वही टीचर्स हायर करेगा जो इफेक्टिव है। ये सो नो, एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिकेशन को प्राइवेट सेक्टर क्या, ये एयरटेल वगैरह सारी कंपनीज आपकी, दिस हैज लेड टू हाई फीस एंड चार्जेस फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसके कारण यहाँ पे वेलफेयर एस्पेक्ट जो है ना पीछे हो गया। ओके, अनहेल्दी कंपटीशन, अभी मल्टीनेशनल कंपनीज है तो हमारी इंडिया की कंपनी की इतनी औकात ही नहीं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में कम्पिटिट करे सर। तो हमें क्या हो जाता है, हमें सिक यूनिट अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई हम बीमार कंपनी हो गई है, हमें बंद कर दो या हमें बेच डालो। वी आर फोर्स्ड टू डिक्लेयर द यूनिट्स, ठीक है, औकात नहीं है वो एमएनसी के साथ में कंपेयर करने की। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इसके कारण बहुत, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड होती जा रही है, ठीक है, पहले C++ चलता था तो आज ओरेकल चलता है, ओरेकल हटा कोई दूसरा आ गया, पाइथन आ गया। गेटिंग मी एवरीबॉडी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, आप मार्केट से आउट होते जाओगे अगर आपने टेक्नोलॉजी को नहीं ग्रैब किया तो। और तो और डोमेस्टिक कंट्रीज, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो क्लोज डाउन हो रही है यार, ग्लोबल कंपटीशन के कारण, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकती है। एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है इसलिए जॉब नहीं है, और दूसरी पूरी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। डन? पुअर फार्मर्स को बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है सर। आपने पुअर फार्मर्स को तो लिया ही नहीं, कंसीडर ही नहीं किया है। पुअर फार्मर्स को भी तो कंसीडर करिए। दे आर लेफ्ट अननोटिस्ड एंड कैन नॉट फेस द कंपटीशन। दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड, उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। Am I clear? Everyone? कंसेप्ट समझ रहा है? एंड लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, इसका मतलब क्या? जो कंट्री है जो अंडर ग्लोबलाइजेशन है, दे कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। आपको अनाज के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। आपकी फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, आप अपने इंडिया की डिमांड खुद ब खुद पूरा नहीं कर सकते हो। गलत बात है ये आपकी।
समझ में आया? तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स डियर, क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं, क्या क्या फेलियर हुए हैं एनईपी पॉलिसी के। यहाँ पे लिखो ड्रॉबैक पूछा तो भी यही आंसर, क्या क्या फेलियर्स बोला, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स बोला, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पूछा क्वेश्चन में, क्या डिसएडवांटेज पूछा, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला डीडब्ल्यू कप्स, एनईपी पॉलिसी कप जीत के नहीं ला पाया, व्हाट द मेमोरी टेक्निक, एनईपी पॉलिसी कप जीत के नहीं ला सका, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए अपने इंडिया के लिए वो कप जीत के नहीं ला पाया, ओके। डोमेस्टिक मार्केट को बुरी तरह इफेक्ट किया, वेलफेयर नहीं देखा, कंपटीशन नहीं देखा, यू से अनएम्प्लॉयमेंट, पी से पुअर फार्मर्स को छोड़ दिया, आपने एक्सक्लूड कर दिया, एंड एस से सेल्फ सफिशिएंसी, आपके इंडिया के लोगों के लिए आप पूरी तरह फूड प्रोडक्शन पे, मतलब इंडिया के लिए जितने इंडिया में लोग हैं उनके लिए आप फूड का प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है तुम्हारे अंदर, इतनी लायकी नहीं कि तुम अपने इंडिया का ही पेट भर पाओ। डन, दीज आर द फेलियर्स, ठीक है, कि डीडब्ल्यू कप को नहीं ला पाया। डोमेस्टिक मार्केट इग्नोर मारा, वेलफेयर एस्पेक्ट इग्नोर मारा। सी से क्या था, सी से क्या डियर, बोलो मेरे साथ साथ, जो कंपटीशन किया उन्होंने, अनहेल्दी कंपटीशन, औकात ही नहीं है मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में कंपटीशन करने की, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्यों बढ़ा, दो रीजन है, या तो कंपनी पूरी बंद हो गई, या तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बेसिक रीजन है यार, इजिली होगा, ठीक है। पुअर फार्मर्स की तरफ आपने ध्यान भी नहीं दिया, रिच फार्मर्स थे तो ठीक है बॉस, वो एग्जिस्ट कर लेंगे, पुअर फार्मर्स दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड्स एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। डन, लैक लिखना, ये पता चला ऐसे सेल्फ सफिशिएंसी लिख रहे हो, इंडिया सफिशिएंट नहीं है अपने आप में, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है, अफेक्ट कर रहा है वो पुअर फार्मर को, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनहेल्दी कंपटीशन है, नेग्लेक्ट कर रहा है, एंड एडवर्स इफेक्ट है उसका डोमेस्टिक मार्केट में। चलो आ जाओ अब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आई थिंक आपको स्टोरी वाइज समझ में आ गया, स्टोरी वाइज समझ में आया, चैप्टर खत्म होने आ गया है। यस, प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने हेल्थ का, एजुकेशन का, कम्युनिकेशन का, इसके कारण फीस कितनी बढ़ गई है, चार्जेस कितने बढ़ गए हैं, वो नहीं देखा आपने, वेलफेयर कहाँ हो रहा है, लोगों की भलाई कहाँ हो रही है, प्राइवेटाइजेशन। डीएम मुझे एक बार बताना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ जरा इलाज करवाओ, अब समझेगा क्या इसका ये लाइन का मतलब है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ जरा इलाज कराओ, होता है कॉस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इजी है, इजीली एसेसेबल है, बहुत अच्छा ना, तो यू विल प्रिफर, यू एंड योर फैमिली विल प्रिफर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी चीजें हो, यस और नो, ठीक है। टाटा बिरला जो इनके जो हॉस्पिटल्स है कितने महंगे होते हैं यार, क्यों, क्योंकि इनका मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। देख वो क्वालिटी दे रहे, आई एम नॉट डिनाइंग क्वालिटी नहीं दे रहे, बट वेलफेयर भलाई नाम की चीज कहाँ रह गई। देखो अब आप बोलोगे मैम ये है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल भलाई करेंगे, एकदम सही बोला, बट उनका मेन एम है इसको टोकना, एनईपी पॉलिसी को टोकना, तो बुराई तो कैसे भी निकाल सकते कि तुम्हारा मेन एम का है, तुम्हारा वेलफेयर एस्पेक्ट किधर है। डन, क्लियर, ये एंगल से सोच ही नहीं रहे, वो यही एंगल को टोकेंगे अभी। अनहेल्दी कंपटीशन किया आपने, तो हम कंपीट नहीं कर पा रहे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपीट विद एमएनसी, दे आर फोर्स्ड टू डिक्लेयर देयर यूनिट्स एट सिक, बीमार है बोलो अपने आप को कि हमारी जो यूनिट है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बीमार हो गई है, और बेचो उसको बीआईएफआर को, बीआईएफआर के डिसीजन रहेगा कि बेचे, बंद कर दो या फिर बेचो आगे फर्दर, या इसको रिवाइव करो, क्लियर है। रिवाइव मतलब, एक मिनट रुको, शायद मैंने आपको बीआईएफआर ये क्या करेगा, ये बोर्ड क्या करेगा, जो सिक कंपनीज होती है उसको वापस से खड़ा करने की कोशिश करता है, नहीं खड़ी हुई तो उसके बाद में दो ऑप्शन है, या तो बंद कर दो, क्लोज कर दो, बंद भी नहीं कर सकते हो, उनको लग रहा है नहीं यार बहुत पैसा डूब जाएगा तो बेच दो, जो पैसा आ रहा है वो रिकवर कर दो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिवाइव करने का, क्लोज कर देने का या बेच देने का, और जो पैसा आ रहा है वो कलेक्ट करने का। नाउ क्लियर, सिक, क्लोज इट और सेल इट, डन, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या बोलोगे, यहाँ तो बहुत ही दो ही रीजन है, या तो टेक्नोलॉजी अपडेट कर दो, क्लोज हो रहा है ना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पुअर फार्मर्स को तो आपने बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है सर एनईपी पॉलिसी ने। बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर enjoyed by rich farmers only.
ये जो रिच फार्मर्स थे ना, उन्होंने इसका बेनिफिट बहुत उठाया ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उन्होंने उसकी क्रॉप्स को एक्सपोर्ट किया, उनकी ताकत थी इतनी। लेकिन पुअर फार्मर्स को अपने देखा भी नहीं। हम कंपटीशन को तो फेस भी नहीं कर सकते, इतने इतने अनाज को लेके किसके पास जाए। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडेटनेस। हमको तो पैसे ही नहीं मिल रहे, उधारी भी नहीं मिल रही है, इतनी गरीबी हो रही है हमारे यहाँ पे। दे आर फोर्स टू सेल द लैंड, और जिसके कारण हमें हमारी जमीनें बेचनी पड़ रही है और एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। A country under globalization cannot achieve self-sufficiency in food production. क्यों? Why the reason is this? क्यों ऐसा बोला? क्यों मैडम, हम हमारे यहाँ पे इंडिया के लोगों के लिए क्रॉप्स उगाएंगे तो सफिशिएंट नहीं होंगे क्या फूड में? एटलीस्ट फूड प्रोडक्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे आप अपना जो एरिया, जो लैंड है, ठीक है, अपना आपका जो भी जमीन है, आप भी प्रॉफिट मोटिव सोचोगे। आप ये सोचोगे कि भाई यार मैं ये गुड्स बनाता हूँ, ये गुड्स एक्सपोर्ट करके मुझे ज्यादा पैसा मिलने वाला है। आप फॉरेन कंट्री की डिमांड को फुलफिल करना मेन एम रखोगे, क्योंकि वो गुड्स बेचने से तुम्हें फॉरेन करेंसी मिल रही है, तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इट इज फोर्स टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स विच आर डिमांडेड एट ग्लोबल लेवल एंड विच आर प्रॉफिटेबल। क्लियर एवरीबॉडी? व्हाई द रीजन? ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम प्रोडक्शन करके सेल्फ सफिशिएंसी नहीं ला सकते, ला सकते हैं, बट हर कोई ये सोचेगा ना कि एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर समझ में आया ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ठीक है, नाउ लास्ट 2 लाइन्स। इन स्पाइट ऑफ इट्स फेलियर्स, इनके इतने फेलियर के बाद में भी एनईपी पॉलिसी जो था टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। जस्टिफाई, कौन सा आंसर लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे बताओ मुझे? इतने फेलियर के बाद में भी वो टर्निंग पॉइंट था, दोनों लिखोगे, अचीवमेंट भी लिखोगे और ये भी लिखोगे, फेलियर्स भी लिखोगे। क्लियर? देखो वो बोल रहा है वो टर्निंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस मोमेंट पे आप अचीवमेंट्स लिख कर आओगे एग्जाम में। डन। आवर कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर 1991। जस्टिफाई, कम उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स दोनों लिखोगे। फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, इंडिया विल ऑल्सो बी डिवाइडेड एज प्री 1991 एंड पोस्ट 1991। अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स दोनों लिखे होगा, अगर ऐसा कुछ आता है ना आपको, ठीक है, बिकॉज मैं ऐसी पेपर सेट करती थी, ठीक है, आई यूज्ड टू सेट दिस टाइप ऑफ पेपर ओनली। मतलब मैं कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डालती थी, बच्चों को ऐसे लाइंस उठा उठा के मैं आंसर देती थी। तो अगर ऐसा कोई टीचर है तो प्लीज याद ध्यान में रखना, अगर इस तरह से जस्टिफिकेशन आएगा, ये लाइंस आई, तो अपन ने आंसर क्या लिखना? अचीवमेंट्स एंड योर फेलियर्स। क्लियर? So guys, here we had finished your chapter number 9 also. Now only last chapter is remaining, जो अपन कल शुरू कर लेंगे, ठीक है? तो bye bye everyone, take care, खुदा हाफिज, yes, bye bye, take care.